हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है कमाऊ बेटी। दीदी, आपका दिमाग खराब हो गया है, इस उम्र में शादी करोगी? संदीप ने अपनी बड़ी बहन राजेश्वरी को कहा। आपकी शादी के किस्से हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारा तो कहीं भी आना जाना दुर्भर हो गया है। छोटी बहन परमेश्वरी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मम्मी, आप ही दीदी को क्यों नहीं समझाती? मैं तो वैसे भी संयुक्त परिवार में रहती हूँ। देवरानी जेठानी ने तो उसी दिन से ताने मारने शुरू कर दिए थे जिस दिन दीदी उस पर्चे सम्मेलन में हिस्सा लेने गई थी। पता नहीं कैसे कैसे वाहियात लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसे ऐसे वाहियात आइडिया लाते हैं। सबसे छोटी बहन बिंदेश्वरी ने कहा, कितना समझा दिया, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रही है। इसे अपना परिवार चाहिए, जैसे हम सब तो मर गए हैं। राजेश्वरी की माँ ने हिकारत से कहा। राजेश्वरी सबकी सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन रही थी। वह अपनी माँ को कहना चाहती थी कि हाँ माँ, पापा के साथ मैंने तुम्हें भी उसी दिन खो दिया था। मैं आज से 17 वर्ष पहले ही अनाथ हो गई थी, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। वैसे भी यहाँ पर उसकी बात समझने वाला था ही कौन। कहने को पूरा पूरा परिवार था, लेकिन वह सबके बीच एकदम तन्हा थी। जैसे जैसे भाई बहनों के विवाह होते गए, उनके साथ रिश्तों के सूत कमजोर पड़ते गए और अब तो टूट से ही गई है। उनकी फैमिली फोटोग्राफ से वो गायब ही हो गई है। महीने की पहली तारीख को वो सबको नजर आती है। उसके वेतन पर सबकी नजर गिद्ध सी लगी रहती है और चील कौओं के जैसे उसका वेतन नोच कर खा जाते हैं। कुशल इतने हैं कि उससे पैसे नहीं लेते, विभिन्न चीजें मंगवाते हैं। 10 दिन पहले से ही पूरे परिवार की फरमाइशें उसके कानों तक आने लग जाती है। वह अगर किंतु परंतु करे तो सब उसे ही दोष देने लग जाते हैं। उसकी अपनी सगी माँ ही कहाँ उसके साथ देती है। अनुकंपा की नौकरी आपको सबकी देखभाल के लिए मिली थी। अकेली तो हो, इतने पैसे का क्या करोगे? सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल गई ना। राज, तेरे भाई बहन ही तेरा परिवार है। इन पर खर्च नहीं करेगी तो किस पर करेगी? राजेश्वरी पिछले 17 सालों से यही सब सुनती आ रही थी। उसे याद भी है कि सरकार भी इसी शर्त पर नौकरी देती है कि आप अपने परिवार की देखभाल करोगे। 17 वर्षों में सरकार ने तो कभी आकर नहीं देखा और न ही उसे याद दिलाया। वैसे याद दिलाने की जरूरत भी नहीं थी, इसके लिए उसके घर वाले ही काफी थे। 18 वर्ष की कामसिन उम्र से वह यह जिम्मेदारियां निभा रही थी। राजेश्वरी डॉक्टर बनना चाहती थी, पापा भी यही चाहते थे, लेकिन इंसान की हर चाहत कहाँ पूरी होती है। कभी जमीन नहीं मिलती तो कभी आसमान नहीं मिलता। पापा पता नहीं अपने दिल से कितना काम करवा रहे थे, जो उनके दिल को एक दिन ऐसा आघात लगा कि पापा कभी उससे बाहर नहीं आ सके। अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा था, छोड़कर पापा हमेशा हमेशा के लिए किसी और सफर के लिए ही निकल गए। पापा की सरकारी नौकरी थी। कुछ दिनों बाद ही फैमिली पेंशन शुरू हो गई थी, लेकिन 5 जनों के परिवार के लिए यह पेंशन ऊँट के मुंह में जीरा थी। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया जारी थी। राजेश्वरी और उसकी माँ दोनों पापा के दफ्तर में चक्कर लगाते थे। सबसे पहले नौकरी के लिए माँ से ही आवेदन भरवा रहे थे। माँ तो 10वीं भी उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी। माँ की योग्यता इतनी ही थी कि उन्हें चपरासी की नौकरी मिल सके। माँ को नौकरी मिलती तो माँ 22 साल बाद नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाती। पापा के शुभचिंतकों ने माँ को सुझाव दिया कि आपकी बेटी राजेश्वरी 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी है और 18 वर्ष की है। एक तो इसे बाबू की नौकरी मिलेगी, दूसरा अभी 42 साल तक नौकरी कर पाएगी। लेकिन राजेश्वरी तो डॉक्टर बनना चाहती है, माँ ने कहा था। बहन जी, डॉक्टर बनना चाहती है, अभी तक बनी नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। सोच लीजिए, वेतन भी ज़्यादा मिलेगा और फिर होशियार बच्ची है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देती रहेगी तो पदोन्नति भी जल्दी जल्दी मिलेगी। पापा के ऑफिस के लोगों ने समझाया और माँ समझ गई थी। माँ ने उस दिन से अपनी बड़ी बेटी और उसके सपनों, इच्छाओं, ख्वाहिशों को भूलना या कहे कि
उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया था। इवन के बाहर राजश्री पर भी आई दिल उसका भी कई बार धड़का। रिश्ते उसके लिए भी आए, लेकिन माँ ने हर बार मीन मेक निकाल कर लड़के वाले को चलता किया। राजश्री ने एक दो बार कहा भी कि माँ, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसकी रुचि मुझ में होगी, मेरे वेतन में नहीं। यह लड़का तेरे लायक नहीं, यह घर तेरे लायक नहीं, सास बहुत खुर्राट है, ऐसा कह कह कर माँ हर रिश्ते को ना करती रही। तब राजश्री को भी माँ की बात सच लगती थी। कोई भी माँ अपनी संतान का बुरा नहीं सोच सकती। राजश्री यही घुट्टी पी पी कर ही तो बड़ी हुई थी, लेकिन उसे अपने माँ के इरादों की कभी खबर ही नहीं लगी। उसकी माँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गा को कभी खोना नहीं चाहती थी। पापा के दोस्त जगमोहन अंकल अपने बेटे कीर्तन के लिए माँ के कितने पीछे पड़े थे, लेकिन माँ ने यह कहकर मना कर दिया था कि 3-3 बेटियां इनकी कुंवारी बैठी है, अपनी बेटियों के दहेज के जुगाड़ के लिए कमाऊ बहू चाहते हैं। कीर्तन राजश्री को भी बहुत पसंद था। 10वीं क्लास में दोनों ने साथ साथ कोचिंग की थी। माँ ने तो अंकल को अपमानित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंकल ने तो फिर हमारे घर से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए थे। माँ को केवल अपने अब 3 बच्चे और उनका भविष्य नजर आता था। आज भी राजश्री को याद है, माँ ने कभी शाम को उसका खाने पर इंतजार नहीं किया। तीनों बच्चों को गरम गरम तवे से उतरती रोटी खिलाने वाली माँ हमेशा उसके लिए 4 रोटियां सेक कर रख देती थी। वह चाहती थी कि माँ खाना खाते हुए उसके पास बैठे, उसके ऑफिस की बात करे, उसके सुख दुख के विषय में पूछे, लेकिन माँ के पास उसके लिए कभी वक्त ही नहीं था। वह भी अपने ऑफिस, डिपार्टमेंटल एग्जाम, घर की जिम्मेदारियों में ऐसी उलझी कि इन सब बातों पर कभी गौर ही नहीं किया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह माँ की कभी लाडली प्यारी बेटी नहीं थी, हमेशा एक कमाऊ बेटी ही बनी रही थी। लेकिन अब भी वह इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकी थी। अपने जीवन बहुमूल्य 17 वर्ष इस परिवार को देने के बाद भी वह पराई ही थी। संदीप, उसकी पत्नी और उसके बच्चों पर राजश्री का कोई अधिकार नहीं था। पिछले महीने संदीप के बेटे को जरा डांट दिया था और उसकी पत्नी ने कितना सुनाया था कि कभी खुद के बच्चे हुए नहीं, बच्चों को पालना और संभालना आपको कहाँ आता होगा। राजश्री कितनी ही बार सुन चुकी कि दीदी, हम लोग अपना घर अपने आप देख लेंगे। माँ भी अक्सर अपने बेटी की ही तरफदारी करती थी। एकाएक कमाऊ बेटी पराया धन हो गई थी। भाई भाभी के घर में उनके तरीके से रहना पड़ता है। माँ अक्सर यही कहती। राजश्री सोचती कि मेरा घर कभी मुझे बनाने नहीं दिया, और जिस घर को अपना समझकर मैंने हाड़ मास से सींचा वो भी मेरा नहीं रहा। अब उम्र की इस पड़ाव पर राजश्री को अपना खुद का घर और परिवार बनाने का अवसर भी कहाँ मिलने वाला था। चेहरे की लालिमा और चिकनाई समय की भेंट चढ़ गए थे। बालों में से सफेदी झांकने लगी थी। कब युवती राजश्री पोढ़ा राजश्री में परिवर्तित हो गई थी पता ही नहीं चला था। राजश्री को घर काटने लगा था। वह घर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहती थी। इसी बीच उसे दूसरी पारी परिचय सम्मेलन के बारे में पता चला। उसने इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण करवा लिया था और वह वहां गई भी थी। वहां जाकर उसे पता चला कि उसके जैसे कई लोग हैं जो घर परिवार के साथ होते हुए भी नितांत अकेले हैं। वहां पर राजश्री की भाभी के किसी दूर के रिश्तेदार ने उसे देख लिया और घर पर सबको इस बारे में पता चल गया। राजश्री ने अभी तक विवाह करने का निर्णय भी नहीं लिया था। वाकई में उसे वहां कोई साथी समझ में भी नहीं आया था, लेकिन एक उम्मीद बनी थी कि उसे भी जिंदगी दूसरा मौका दे सकती है। उसके घर पहुंचने से पहले ही यह खबर पहुंच गई थी कि राजश्री दूसरी पारी परिचय सम्मेलन में गई थी। घर पर आते ही माँ, संदीप और भाभी सब उस पर पिल पड़ गए थे। अच्छा हुआ वहाँ बहू के रिश्तेदार ने तुझे देख लिया, नहीं तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। हाँ माँ, दीदी तो जीजा जी को लेकर ही आती। अपनी बुआ के ऐसे लक्षण देखकर मेरे बच्चे क्या सीखेंगे। संदीप की पत्नी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। राजश्री को अपने घर वालों से इस तरीके के
मुझे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उसने भी गुस्से में कह दिया कि हाँ, मुझे एक सज्जन बहुत ही पसंद आए, अब उनसे ही शादी करूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर राजेश्री वहां से चली गई थी। भाई, भाभी और माँ खुसुर फुसुर करते रहे और अगले दिन सुबह दोनों बहनों को भी बुला लिया। घर में आज सुबह से ही राजेश्री पर चर्चा चल रही थी। आप लोगों को बहुत सुन लिया और सह भी लिया, अब और नहीं। अनुपमा नौकरी का एहसान बर्फी चुका दिया है, तुम लोगों को इस काबिल बना दिया है कि तुम अपना जीवन संवार सको। अब मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊंगी, इस शहर से ट्रांसफर करवा रही हूँ, राजेश्वरी ने सधे हुए शब्दों में कहा। विघ्नेश्वरी, तेरा संयुक्त परिवार कहाँ गया था जब तेरे पति को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया था? परमेश्वरी, जब तेरी बेटी मेरे बॉस की बेटी के साथ भाग गई थी तब चर्चाओं को कैसे विराम लगा था? माँ, आप अपनी बेटी के साथ ही रहेंगी जानती हूँ, लेकिन फिर भी कभी आपको कोई परेशानी हो तो इस बेटी के दिल और घर के द्वार हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आप चाहे अच्छी माँ नहीं बन सकी, लेकिन मैं अच्छी बेटी बनने की कोशिश करूँगी। अंतिम बार मैं किसी से भी विवाह नहीं करने वाली थी, लेकिन अब तुम लोगों की बातें सुनने के बाद लगता है कि मेरा भी कोई अपना होना चाहिए। राजेश्री ऐसा कहकर तीर की तरह वहाँ से निकल गई थी। अब अपने घर वालों की बेतुकी बातें सुनने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी। सच में दोस्तों, बेटियों का कोई अपना नहीं होता, सब अपने फायदे के लिए बेटियों को अपने पास रखते हैं।